अचानक से ऋषभ के हाथ में पकड़ा हुआ छाता जाह्नवी की नजरों के सामने खोलने की वजह से जाह्नवी सामने कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वहीं बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की वजह से ऋषभ लगातार भीगता जा रहा था। वहीं अगले ही पल जाह्नवी ने छाता अपनी नजरों से दूर करने के लिए छाते को धक्का दिया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि अब तक राहुल वहां से जा चुका था। जैसे कि जिस तरह से वो यहाँ आया था उसी तरह से गायब हो गया था। लगता है वो चला गया, कहीं जाह्नवी ने उसे देखा तो नहीं होगा। ऋषभ तब खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए सोच रहा था। चौंकते हुए ऋषभ ने आसपास देखा और कंफर्म किया कि राहुल अब फाइनली वहां नहीं था। तब जाकर उसने चुपके से एक गहरी सांस ली और जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया। उस पल ऋषभ का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उस वक्त वो ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कि उसकी जाह्नवी को कोई उससे छीन लेगा और उससे बहुत दूर कर देगा। जाह्नवी, तुम ठीक तो हो ना? ऋषभ ने जाह्नवी की आंखों में देखते हुए पूछा। दरअसल में ऋषभ उस वक्त जाह्नवी से उसका हाल नहीं बल्कि खुद के हाल के बारे में उससे जान लेना चाहता था, क्योंकि आज उसे खुद पर ही ताज्जुब हो रहा था कि वो इतनी ज्यादा बेचैनी वहां राहुल को देखकर क्यों महसूस करने लगा था। जाह्नवी ने ऋषभ का जवाब सिर्फ ना में सिर हिला कर दिया। ऋषभ समझ सकता था कि जाह्नवी के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है, और उसने संभालते हुए जाह्नवी को गाड़ी में बिठाया और जल्दी से घर लौट आया। उस वक्त घर पर कई सारे रिश्तेदार भी मौजूद थे और उनमें से किसी को भी जाह्नवी और ऋषभ के बिखरते टूटते रिश्ते के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वहीं जाह्नवी की आंखों के नीचे काले घेरे नजर आ रहे थे। पिछली 3 रातों से वो ठीक से सोई नहीं थी। घर पहुंचते ही जाह्नवी ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे बहुत बेचैनी भी महसूस हो रही है, और मैं 3 दिनों से नहाई भी नहीं हूँ। मैं जल्दी से शावर लेकर आती हूँ। ऋषभ ने दोबारा से जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार जताते हुए कहा, वैसे मैं माइंड नहीं करूंगा अगर तुम नहाई नहीं भी हो, तो नहीं नहाने से मेरा तुम्हें लेकर प्यार कम तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल अपने नाक पर हाथ रखते हुए मजाकिया अंदाज में ऋषभ ने कहा, वैसे तुम्हारे नहा लेने से ज्यादा प्यार आएगा मुझे तुम पर। उस वक्त चाहे जाह्नवी उदास थी, लेकिन ऋषभ उसे अपनी तरफ से चेयर अप करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कई दिनों से उनके रिश्ते के बीच में खींचातानी चल रही थी और उन दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर था, लेकिन ऋषभ अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा था उनके रिश्ते को बचाने के लिए। तभी जाह्नवी ने ऋषभ को देखकर कहा, ऋषभ, अब मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो क्या मैं यहाँ पास में ही सो जाऊं? ऋषभ ने तब जाह्नवी की आंखों में देखकर कहा, यहाँ जितने भी रिश्तेदार मौजूद हैं उन सब के सामने तो कम से कम हमें अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को जाहिर करना ही होगा, नहीं तो उन्हें हमारे रिश्ते को लेकर गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा। जाह्नवी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर वो ऋषभ के ठीक पास ही सो गई। लेकिन जाह्नवी के लिए यह आसान नहीं होने वाला था। काफी देर तक वो करवट बदलती रही और फिर जैसे ही उसे नींद आई, उसे दोबारा से एक भयानक सपना नजर आने लगा था। काली अंधेरी रात में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तभी उसे अचानक से कहीं से गाढ़ा धुआं उठता हुआ महसूस हुआ। कहीं पर बहुत खतरनाक आग लगी हुई थी। अचानक से उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे उस आग की तरफ ही खींच रहा है, और जब उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, राहुल, राहुल, मेरी मदद करो। जाह्नवी की चीख सुनकर ऋषभ की नींद टूट गई और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि जाह्नवी गहरी नींद में सोई हुई है और उसकी आंखों में दर्द नजर आ रहा है और उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। उसने जल्दी से जाह्नवी की आंखों के आंसू पोंछे और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा। जाह्नवी, जब तक ऋषभ तुम्हारे साथ है, ऋषभ तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। ये मेरा तुमसे वादा है जाह्नवी। ऋषभ ने जाह्नवी की नींद में उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा। पिछले कई दिनों से लगातार ऋषभ जाह्नवी का ख्याल रख रहा था। उसने पिछले 3 दिनों में एक पल सुकून की नींद भी नहीं ली थी और उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जाह्नवी के लिए अभी भी कुछ भी नहीं किया, जितना उसने ऋषभ के लिए पिछले 3 सालों में किया था। वहीं जाह्नवी गहरी नींद में अभी भी बेचैनी से छटपटा रही थी और एक नाम बड़बड़ा रही थी, राहुल,
मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। जानवी को राहुल का नाम बड़बड़ाता सुनकर ऋषभ को अपने दिल में बहुत बुरा महसूस हो रहा था। यह ऐसा पहली बार नहीं था जब ऋषभ जानवी के मुंह से राहुल का नाम सुन रहा था। पिछले 3 सालों में ऐसा उसने दर्जनों बार सुना था। यही एक नाम जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया जानवी। क्या कसर रखी थी मैंने तुम्हें चाहने में? ऋषभ ने जानवी की ओर देखकर कहा। ऋषभ हमेशा से एक शॉर्ट टेम्पर इंसान रहा था। उसे जल्दी ही गुस्सा आ जाया करता था, लेकिन जानवी के लिए उसने अपने गुस्से को भी इग्नोर किया था। वो बार बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहा था, वो भी बिना किसी शिकायत के। वो जानता था कि जानवी सिर्फ राहुल को चाहती है, लेकिन फिर भी वो जानवी को चाहने की गुस्ताखी करता रहा। 3 दिन तक लगातार ना सो पाने की वजह से ऋषभ बेहद चिड़चिड़ापन महसूस करने लगा था और उसकी पेशेंस भी जवाब देने वाली थी। लेकिन उसने फिर भी अपने आप को संभाल कर रखा था, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जानवी को उसकी जरूरत थी। जानवी के खूबसूरत चेहरे को देखकर ऋषभ ने आगे कहा, 3 साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे शिकायत ही की है जानवी, और अगर इस वक्त मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो फिर मुझसे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास इस मुश्किल वक्त में रहकर तुम्हें कुछ खुशी तो बदले में मैं तुम्हें लौटा ही सकता हूँ। आखिर में खुद से बड़बड़ाते हुए, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ऋषभ ने खुद को संभाला और अपनी बाहों में मौजूद जानवी को कसकर गले से लगा लिया और फिर उसे धीरे धीरे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगा और उसके बालों को सुलझाते हुए उसे अच्छे से रजाई से कवर करके उसने उसे सुला दिया। और फिर अगले ही पल बिस्तर से उतरकर उसने अपना कोट पहना। उस वक्त अचानक से उसे सिगरेट पीने की तलब महसूस होने लगी थी। उस वक्त आंगन में अभी भी लोग मौजूद थे और लोग अंदर बाहर हो रहे थे। वहां घर के पास ही एक छोटा सा तालाब मौजूद था और उसके ठीक पीछे एक बड़े से बरगद का पेड़ था। तब हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। ऋषभ ने अपनी जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और सिगरेट जलाकर गहरे गहरे कश लेने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक ऋषभ लगातार सिगरेट पीता रहा और इतनी देर में उसने सिगरेट का डब्बा आधा खत्म कर दिया था। तब धीरे धीरे शाम हो रही थी और सूरज पश्चिम दिशा की ओर डूबता जा रहा था। काश कि मैं सिगरेट के धुएं में खुद की बेचैनियों को भी हवा में उड़ा सकता, लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं। ऋषभ ने सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए खुद से कहा। ऋषभ अभी भी खुद को शांत नहीं कर पाया था। वो अगला सिगरेट अभी निकाल ही रहा था कि तभी उसकी जेब में मौजूद फोन रिंग करने लगा, लेकिन फोन की स्क्रीन पर नजर आते ही उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि फोन स्क्रीन पर माया का कॉल दिखाई दे रहा था। अब इसे क्या चाहिए? खुद से बड़बड़ाते हुए उसने माया का कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद फोन दोबारा से बजने लगा और इस बार कॉल माया का नहीं बल्कि आनंद मल्होत्रा का था। फोन कॉल रिसीव करते ही आनंद मल्होत्रा की भारी आवाज ऋषभ को फोन पर सुनाई दी। तुम घर कब लौट रहे हो? हम अभी दादी माँ का दाह संस्कार करके लौटे। कल सुबह तक मैं वापस लौट आऊंगा, बिना किसी इमोशन के ऋषभ ने कहा। तभी आनंद मल्होत्रा की कड़कदार आवाज फोन पर सुनाई दी। तुम्हें इतने दिन क्यों लग रहे हैं? 4 दिन हो गए तुम्हें घर से गए। डैड, जानवी की दादी माँ गुजरी है, वो बहुत उदास है और मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, ऋषभ ने कहा। उसकी माँ और उसके रिश्तेदार भी तो वहां होंगे ना? ऋषभ की बात को काटते हुए आनंद मल्होत्रा ने कहा। वहीं ऋषभ ने भी जवाब दिया, उसकी माँ भी अपने कंट्रोल में नहीं है और रिश्तेदारों का क्या पता आज है कल नहीं, फिर ऐसी सिचुएशन में कौन उन्हें संभालता। तभी आनंद मल्होत्रा ने कहा, तुम इमोशनल फूल बनना कब बंद करोगे? तुम्हारी और जानवी की डिवोर्स होने वाली है आने वाले वक्त में। बस उस लड़की के चेहरे पर कुछ पैसे और मारो और उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दो। तुम्हारे सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई है और तुम्हें सिर्फ उस लड़की की पड़ी है। अभी इससे पहले कि ऋषभ कुछ कहता, आनंद ने आगे कहा, जानते हो तुम्हारी इन नादानियों की वजह से हमारी कंपनी को कितने लॉसेस हो रहे हैं। अब जल्दी से वहां से निकलो और घर आओ और डिवोर्स का अरेंजमेंट करो उस लड़की के साथ, क्योंकि ये मामला अब कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच रहा है तुम्हारे एंड से। उस वक्त ऋषभ अपने डैड को काफी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि उसका मूड बहुत खराब था तब। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बेडरूम में जानवी ने करवट बदली, उसने महसूस किया कि वहां कोई भी नहीं है। अचानक से जानवी ने अपनी आंखें मली
और फिर उसे दोबारा से ऋषभ को लेकर घबराहट महसूस होने लगी थी, क्योंकि ऋषभ कमरे में मौजूद नहीं था। जानवी जल्दी से उठी और वो ऋषभ का नाम पुकारने लगी, ऋषभ, ऋषभ, कहाँ हो तुम? लेकिन ऋषभ कमरे में तो क्या, घर में भी मौजूद नहीं था। अचानक से जानवी दरवाजे से होकर बाहर भागने लगी। तभी उसे घर के बाहर ठीक तालाब के पास एक आकृति नजर आई जो फोन पर बात कर रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही था। ऋषभ को कोई चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी और ऑरा ही ऐसा था। आखिरकार जानवी का तेज धड़कता हुआ दिल शांत हुआ। उसने ऋषभ को देखते ही अपनी रफ्तार धीमी कर ली। वहीं जानवी ने फोन पर ऋषभ को कहते हुए सुना, मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं, समझे आप? और मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में जिसने मेरा साथ दिया वो जानवी ही थी, और इस वक्त जानवी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। रही बात डिवोर्स की तो भूल ही जाइए उसे। ये सुनते ही जानवी ने ऋषभ को गले से लगा लिया। वहीं ऋषभ जानवी के सडन पोस्चर को देखकर हैरान रह गया और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा था। वहीं ऋषभ की बात सुनकर आनंद मल्होत्रा ने गुस्से में फोन काट दिया था। जब ऋषभ ने यह नोटिस किया तो उसने अपने होठों से लगाया हुआ सिगरेट जमीन पर फेंक दिया और उसे पैर से मसलते हुए जानवी को गले लगाकर कहा, तुम बाहर क्यों आई? यहाँ ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। जानवी ने ऋषभ की आंखों में देखकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। जानवी की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो हेल्पलेस है। ऋषभ ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए उसे और ज्यादा अपनी आगोश में ले लिया और फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हें बिना बाय बोले नहीं जाऊंगा जानवी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जानवी ने अपनी मासूमियत भरी आंखों से ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, क्या कल तुम चले जाओगे? लेकिन जानवी ने आगे अपने ही सवाल का जवाब दिया, अगर तुम थोड़े दिन रुक जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऋषभ तब खामोशी से जानवी की आंखों में देख रहा था और उसने धीरे से कहा, जानवी, मैं हूं तुम्हारे साथ, यहाँ तुम्हारे पास। ये सुनकर जानवी हल्के से मुस्कुराई और फिर जैसे उसने जमीन की तरफ देखा उसने पूछा, तुमने इतना ज्यादा स्मोक क्यों किया? ऋषभ ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं बहुत ज्यादा अनॉयड था। जानवी ने आगे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारी ये परेशानी हमारे डिवोर्स की वजह से है? ऋषभ ने जानवी की आंखों से दूर देखते हुए जवाब दिया, नहीं, हमारे फैमिली बिजनेस की वजह से। जब ऋषभ दूसरी तरफ देख रहा था तो उसे अचानक से अंधेरे में एक और एक परछाई नजर आई जो उसकी तरफ ही घूर कर देख रही थी। उस परछाई वाली आकृति ने एक ब्लैक जैकेट डाली हुई थी और उसके लंबे बाल थे। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। ऋषभ ने उस परछाई को देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तो तुम फिर से यहाँ भी मुझ पर नजर रख रहे हो? और फिर अगले ही पल ऋषभ की आंखों के एक्सप्रेशंस अचानक से बदलने लगे। उसने घूर कर उस परछाई की ओर कई मर्तबा देखा और फिर जानवी को अपनी बाहों में लेकर उसने उसके होठों पर किस कर लिया, जैसे कि वो ये जाहिर करना चाहता था कि जब तक मैं जानवी की जिंदगी में मौजूद हूँ तब तक जानवी पर कोई भी नजर नहीं डाल सकता। तुम्हारा वजूद चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, तुम भी मेरी जानवी पर अपनी नजर नहीं रख सकते। तो क्या ये परछाई जो लगातार जानवी पर नजर रख रही थी वो राहुल ही था? क्या वाकई में ऋषभ जानवी से डिवोर्स लेना चाहता था? आगे आनंद मल्होत्रा क्या करेगा ऋषभ और जानवी को एक दूसरे से अलग करने के लिए? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।